हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड के लोकल पार्टियों से समर्थन मांगने आई है। वो एनडीए की उम्मीदवार हैं, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। वो झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उनका कार्यकाल 2015 से 2021 तक रहा था। 2015 से 2021 तक रहा था। 2015 में मई से 2000 जुलाई में 2021 तक उनका कार्यकाल रहा था। वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल मतलब पहली महिला गवर्नर भी रही थी। तो इस क्रम में वो इसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाता है। और झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी बोल सकते हैं। अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती हैं तो वो दूसरी महिला बनेंगी राष्ट्रपति, और पहली आदिवासी बनेंगी, और पहली आदिवासी महिला आदिवासी। तो ये तीनों बन जाएंगी। झारखंड की देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनेंगी, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगे, देश की महिला आदिवासी राष्ट्रपति। तो उनके पास तीन तीन ये उपलब्धियां आ जाएंगी अगर ये राष्ट्रपति चुनाव को जीत जाती हैं। इस क्रम में वो अपने समर्थन मांगने के लिए, वो लोकल पार्टियों का समर्थन मांगने के लिए वो झारखंड आई हुई हैं। इस क्रम में इस न्यूज़ को अच्छी तरह से कवर किया जा रहा है। तो चलिए इस न्यूज़ को कवर करते हैं। तो इससे जानने से पहले हम स्पेसिफिकली हम लोग इसको देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है। ये सब चीज़ तो एक हम अलग से वीडियो में देखेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग को पता है कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन की महारानी का पद जिस तरह से होता है, मतलब ब्रिटेन से ही लाया गया है। ब्रिटेन की महारानी का पद जिस तरह से होता है उसी तरह देश में आर्टिकल 52 में जो महारानी का झारखंड बोल रहे हैं, देश में प्रेसिडेंट का पद है। देश में जो प्रेसिडेंट का पद है वो प्रेसिडेंट का पद राष्ट्रपति का पद है। उसी तरह देश में राष्ट्रपति का पद है जैसे ब्रिटेन में महारानी का पद है। ब्रिटेन में महारानी के पद को कॉपी किया गया है, उसी के जैसे पावर को भी कॉपी किया गया है। ये सब को हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा है। उनके जीवनी को हम थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, उनके प्रीवियस जीवनी में क्या क्या हुआ है। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि उनका झारखंड का पहले से भी उनका जुड़ाव रहा है, क्योंकि वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। उनका कार्यकाल था 2015 मई 2015 से लेकर के जुलाई 2021। झारखंड के लोगों को तो मतलब झारखंड के स्टूडेंट्स को तो ये चीज़ डेफिनेटली याद रहना ही चाहिए। वैसे इनका घर उड़ीसा से बिलोंग करती है ये। इनका जन्म मयूरभंज में हुआ है। मयूरभंज में हुआ है। मयूरभंज के बांदोपाशी गांव में हुआ है। बांदोपाशी गांव में है। मयूरभंज के बांदोपाशी गांव में हुआ है। 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ है। 20 जून 1958 के मयूरभंज के बांदोपाशी गांव में इनका जन्म हुआ था। ये संथाल परिवार से बिलोंग करती है। संथाल एक भारत की सबसे बड़ी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी जनजातियों में गिनी जाती है। मतलब टॉप 3 जनजातियों में संथाल भी गिनी जाती है। देश की टॉप 3 जनजातियों में से संथाल भी गिनी जाती है। इनके पिता का नाम बरंची नारायण टुडू था। बरंची नारायण टुडू था।
इनके पिता गांव के प्रधान थे, इनके पिता भी गांव के प्रधान थे, इनके दादा भी गांव के प्रधान थे। इनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई। इनके पति जो थे, इनके पति का क्या नाम था? श्याम चरण मुर्मू। उनके बाद शादी के बाद इनके 2 बेटे हुए, लेकिन किसी कारणवश पहले बेटे का डेथ, उनके 2 बेटे हुए, किसी कारणवश उनके पहले बेटे का डेथ 2009 में एक्सीडेंट के कारण हो गया। 2013 में भी उनके बेटे का डेथ मेडिकल रीजन से हो गया। और 2014 में भी उनके पति का डेथ मेडिकल रीजन से हो गया। तो इनका जीवन मतलब बहुत कठिनाइयों से गुजरा। फिर ये एक काल में वो डिप्रेशन में चली गई थी। ये अपने बहुत बार इंटरव्यू में इन सब चीज़ों को जिक्र कर चुकी हैं। वो 2000 जब उनके पति का इंतकाल हो गया था, स्वर्गवास कर गए थे, तो वो बहुत बार, क्योंकि उनके लगातार देखिए 2013 में उनके एक बेटे का डेथ हो जाता है, दूसरे बेटे का डेथ हो जाता है, 2014 में उनके पति का डेथ हो जाता है। उसके अलावा उनकी एक पुत्री भी है, उनकी एक बेटी भी है। तो जब उनके पति का डेथ हो जाता है बेटे का, तो उसके बीच में वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो उसी बीच में वो बारामुखी निर्मला नाम की एक लेडी से मिलती है। बारामुखी निर्मला, जो इन्हें बहुत हेल्प करती हैं। तो इनका जीवन, जो इन्हें बहुत हेल्प करती है इसे डिप्रेशन से निकलने के लिए, तो इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा हुआ था। मतलब अगर हम इनके प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो इन्होंने अपना जीवन, इसने अपने पढ़ाई की, उन्होंने रामादेवी महिला कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की। भुवनेश्वर में एक रामादेवी कॉलेज है, वहाँ से उसने स्नातक की डिग्री प्राप्त की, इसमें आर्ट्स में ही। और इसने अपने पढ़ाई में के बाद इसने जॉब की शुरुआत इसने एक असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक के रूप में इन्होंने की। और उससे पहले इन्होंने 1979 और 83 में सिंचाई विभाग और बिजली विभाग में उड़ीसा के सरकार में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य किया। 1994 से 1979 तक उन्होंने रंगापुर में की शिक्षक भी रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी काम कर चुकी हैं। और 2000 से 2004 में उड़ीसा सरकार के राज्य मंत्री का पद भी उन्होंने संभाला है। ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य विभाग में इन्होंने संभाला। इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था 1997 में। इन्होंने 1997 में रायरंगपुर में नगर पार्षद का चुनाव लड़ा था। पार्षद का चुनाव लड़ा था, वो वहाँ से जीत जाती है। वो बीजेपी की अनुसूचित जाति की मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी रही है। बीजेपी की अनुसूचित जाति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष की मोर्चा भी रही है। और इन्होंने मयूरभंज से, रायरंगपुर से 2009 और 2002 में 2002 और 2009 में इन्होंने बीजेपी का विधायक भी बनी है। वो कहाँ से? रायरंगपुर से, मयूरभंज के रायरंगपुर से। मयूरभंज के बीजेपी के ही विधायक भी रह चुकी हैं 2002 और 2009 में। और उसके बाद 2009 के बाद वो नवीन पटनायक के बीजेपी के में वाणिज्य और परिवहन का ये
कार्यकाल इन्होंने संभाला है। 2002 में एसटी मोर्चा के कार्यकारी सदस्य रही, 2002 से 2009 में, 2006 से एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं और इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2007 में उड़ीसा सरकार के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2013 में उन्हें से 2015 में एसटी मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी रही हैं। 2015 से 2021 तक झारखंड के माननीय राज्यपाल भी रही हैं। उसके अलावे 2015 से इनका कार्यकाल, तब झारखंड वाला तब जरूर याद रखेगा, मई 2015 से जुलाई 2021 कि कौन से नंबर की थी? 9th राज्यपाल थी। किनको रिप्लेस करके बनी थी? सैयद अहमद को। सैयद अहमद को रिप्लेस करके झारखंड की राज्यपाल बनी थी। उन्होंने सबसे पहले पार्षद का चुनाव लड़ा था। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। इसके बाद अगर झारखंड के पर्सपेक्टिव में देखें तो इन्होंने 2016 में रांची के कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल में, कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल में इन्होंने अपने आई को डोनेट कर दिया है, आई डोनेशन किया है। कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल में इन्होंने आई को डोनेशन किया है। एक 12 मुखी निर्मला जिससे वो मिली थी डिप्रेशन के दौरान, उन्हें वो नॉर्मली राखी बांधती हैं जो उन्हें डिप्रेशन से लड़ने में मदद की थी। ऐसा कहा जाता है कि वो शिव की भक्त है। ज़्यादातर वो शिव मंदिर में भी वो झाड़ू मारती हैं, ऐसा बताया जाता है। शिव मंदिर में सेवा प्रदान करती है। उसके बाद ट्राइबल राइट्स की लड़ाई करती है। उसके बाद इन्होंने अपना एक ट्रस्ट का भी निर्माण किया है अपने पति और बेटे के नाम पर भी। SLS ट्रस्ट करके नाम है, पति और बेटे के नाम पर भी वो मंदिर और स्कूल के उनके नाम पर भी वो ये करती है, रन करती है। तो ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हो गई हैं। अभी उससे पहले भी इम्पोर्टेंट फिगर थी, लेकिन अभी तो और भी इम्पोर्टेंट फिगर हो गई क्योंकि वो नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट फिगर। और ये भी झारखंड के लिए, आप ये भी झारखंड में जब ये 9th राज्यपाल बनी थी तो इन्हें शपथ किसने दिलाया था? ये भी एक उस समय के न्यायाधीश थे, वीरेंद्र सिंह न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, उन्होंने शपथ दिलाया था। वीरेंद्र सिंह। झारखंड में इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये इसको भी आप याद कर लीजिए। क्योंकि ये संथाल जाति से बिलोंग करती हैं, तो झारखंड के रहने वाले लोगों को तो ये चीज़ें पता है, और जिन्हें नहीं पता है उनको बता देते हैं। उन्हें इस तरह के भी सवाल पूछते हैं। उन्होंने कब सांसद के तौर में 1997 में उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा। 2002 से 2004 में उन्होंने भाजपा की सांसद रही, लेकिन मंत्री नहीं रही। 2007 में उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पद भी जीता इन्होंने। 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही। क्योंकि वो संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, तो संथाल जनजाति से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नेशनल लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड लेवल पर तो पूछा जाता है क्योंकि लगभग पूरे देश में संथाल की 50 लाख जनसंख्या है। ये भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल में भी पाई जाती है। बांग्लादेश में लगभग इनका पॉपुलेशन 2 लाख के बराबर है और नेपाल में ये 10 लाख में है। संथाल की लगभग में जो भाषा बोली जाती है वो एस्ट्रो एशियोटिक भाषा बोली जाती है। एस्ट्रो
एशियोटिक। एस्ट्रो एशियोटिक का विखंडित रूप जो भाषा बोली जाती है, संथाल भाषा जो बोली जाती है संथाली, वो एस्ट्रो। ये भाषा संविधान के जो भाग 8 में है उसमें 22 भाषाओं में से जो है उसमें भी सम्मिलित किया गया है। तो संथाल में सबसे इम्पोर्टेंट फिगर हाल ही फिलहाल में जो 30 जून को डेट पार हो गया, जिसको सिद्धू हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसमें जो जो बहुत बड़े 2 इम्पोर्टेंट फिगर वाले भाई थे, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू, जिन्होंने हूल आंदोलन मतलब संथाल विद्रोह 1855, ऐसे तो पूरे झारखंड में, पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन को 1855 को देश का पहला स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है, लेकिन उससे भी पहले झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंकने वाले संथाल थे, जिन्होंने संथाल परगना क्षेत्र में, अगर हम झारखंड का मैप देखें तो इस क्षेत्र में संथाल परगना क्षेत्र में संथालों ने अंग्रेजों और बाहर के लोगों का आना रोक दिया था। उन्होंने बाहर के लोगों का एंट्री को ही रोक दिया था। वहाँ पर उनका राजस्व और उसके बहुत तरह के मतलब सरकारी कार्यों और उसके लोगों की एंट्री मतलब दिक्कू का प्रवेश को रोक दिया था। दिक्कू मतलब वैसे लोग जो उसके सामाजिक प्रवेश से मैच नहीं करते थे। सामाजिक प्रवेश मतलब जो संथाल के प्रवेश से मैच नहीं करते थे, उसमें अंग्रेज भी आते थे और भी लोग आते थे जो संथाली प्रवेश से मैच नहीं करते थे, या फिर जो संथाली प्रवेश को नहीं समझते थे, उनको लोग दिक्कू कहते थे, संथाल लोग। तो उन्होंने उसके विरुद्ध मैच किया था और लगभग 50,000 लोगों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। उसी को संथाल विद्रोह कहा जाता है। इसमें सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू बहुत इम्पोर्टेंट भाई थे। उसके अलावा भी और भी थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इन्हीं का नाम आता है। इस विद्रोह को 1856 तक में दबा दिया गया था, लेकिन 26 जुलाई को इन 2 भाइयों को फांसी दी गई थी, जिसको हूल शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको हमने पहले आपको बता दिया था, लेकिन झारखंड के लोगों को तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए और इसको एक सॉल्यूशन के रूप में देने के लिए अंग्रेजों ने एक सॉल्यूशन निकाला था कि एक संथाल परगना क्षेत्र का निर्माण किया था, जिसमें संथाल की ज़मीन और जल जंगल ज़मीन मतलब संथाल की ज़मीन को बाहरी लोगों को मतलब संथाल के अलावे और किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। एक संथाल परगना क्षेत्र का निर्माण किया गया और संथाल का ज़मीन सिर्फ संथाल ही ले सकता है, और संथाल की ज़मीन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल की वेरिफिकेशन के अलावा किसी को भी हस्तांतरित नहीं की जा सकती। एक संथाल परगना क्षेत्र का निर्माण किया गया। संथाल परगना को एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया गया। इस तरह से संथाल परगना एक एक्ट का निर्माण हुआ। एसपीटी एक्ट का निर्माण का शुरुआत तब से हुई है। इसमें इसी के दौरान एक वो नारा आया था, करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। इसमें कंपनी शासन को अंत करने की घोषणा की गई। 1956 में इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन एसपी संथाल परगना रीजन को बना दिया गया और गैर संथाली को जमीन नहीं हस्तांतरित करने का ये किया गया था। इसमें बाहरी लोगों में कौन कौन थे? अंग्रेज तो थे ही, उसमें राजस्व अधिकारी भी थे, पुलिस भी थे, साहूकार थे, और वो जो सामाजिक परिवेश से मैच नहीं करते थे। ये तो हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज आपको थोड़ा सा होना चाहिए। अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो संथाल के लिए ये सब सवाल थोड़ा सा पूछा जा सकता है। उसके अलावे राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति का पद के बारे में किसमें चर्चा है? आर्टिकल 52 में। पहले कौन से भाग में है? भाग 5 में है। भाग में है यूनियन के अंदर में। आर्टिकल यूनियन के अंदर में प्रेसिडेंट की चर्चा है भाग 5 के अंदर में। उसमें भी इलेक्शन की चर्चा किसमें है? निर्वाचन की चर्चा आर्टिकल 54 में है। पद की चर्चा 52 में है और निर्वाचन की चर्चा आर्टिकल 54 में है। इसको हम लोग एक अलग से वीडियो में कवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।